जब कभी भी हम कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के सब्जेक्ट्स को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाया करता है, उनसे नोट्स बनाना और उनको पढ़ना। लेकिन कई बार ये दिक्कत होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि एनसीईआरटी का नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आपके लिए एक सीरीज लाया जा रहा है, एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें कि अलग अलग क्लासेस के जीएस से संबंधित सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा और इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं और प्रॉपर्ली स्मरणीय बातें या स्मरणीय तथ्य के नाम पर इसमें नोट्स भी आपको यहीं पे दिए जाएंगे। तो सिलेबस की अच्छी कवरिंग कराई जाएगी और वैसे प्रश्नों का शुमार खासकर ज़्यादा होगा, वैसे टॉपिक का शुमार खासकर ज़्यादा होगा जिनसे एग्जाम में बहुतायत क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं मुक्ति की, स्वतंत्रता की, समानता की, तो ये काफ़ी सुलभ लगती हैं, काफ़ी आसान लगती हैं, ऐसे ही मिल गया ऐसा लगता है, क्योंकि हमने उस घाव को नहीं देखा है जो इन्हें प्राप्त करने में हुआ था। और इतिहास इन चीज़ों से पटा पड़ा हुआ है। चाहे फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, रूसी क्रांति की बात करें, भारत की क्रांति की बात करें, कहीं भी बिना बलिदान की स्वतंत्रता या समानता या मुक्ति ये शब्द नहीं मिल पाए हैं। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति, जो कि चैप्टर 1 में दिया गया है, उसके बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से एक राजशाही को खत्म करके विशेषाधिकारों से संपन्न एक शासन की स्थापना की गई। बात है 1789 की, 14 जुलाई 1789। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को घर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह ये दी गई थी, ये फैला दी गई थी कि सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश प्राप्त है और लगभग 7000 की संख्या में औरतें और पुरुष टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और एक जन सेना के गठन का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए और सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील के किले को घेर कर उसे तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। और ये सब हो रहा था सम्राट की निरंकुश शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए। हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति की कक्षा 9 क्लास 9th के एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की बुक है, उसका पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। हम एनसीईआरटी सीरीज के प्लेलिस्ट और सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे आज की फ्रांसीसी क्रांति आखिर क्यों हुई, कौन से वे कारण थे जिसके कारण फ्रांस को इतना भुगतना पड़ा, फ्रांस में इतना बलिदान हुआ, और अगर ये बलिदान हुआ तो उसके रिजल्ट, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इनके बारे में हम आज देखेंगे। और ये चैप्टर एनसीईआरटी किसी भी जनरल कंपटीशन एग्जाम या फिर यूपीएससी जेपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो नोट्स बताए गए हैं आप उसे नोट कर लेंगे। और आइए बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति की ओर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल प्रेस करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस आपको इस सीरीज के माध्यम से मिलते जाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। आइए बढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति की ओर। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, जिसमें कि हमें ये समझने का मौका मिलेगा कि आखिर क्यों फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया और विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से एक शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त थे और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता था। समानता और स्वतंत्रता की सोच ने नए युग के केंद्रीय विचार के रूप में स्थान लिया और इस विचार को जन्म दिया कि लोगों के भी अपने मौलिक अधिकार होते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस की क्रांति करनी पड़ी? फ्रांस की क्रांति की कंसिक्वेंसेस क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए? जो घटना 14 जुलाई 1789 को हुई, उस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस शहर और आसपास के देहाती क्षेत्र जलते रहे। वहाँ काफ़ी अधिक संघर्ष हुए और वहाँ पर जो खाने की जो मुख्य पदार्थ या मुख्य भोज्य पदार्थ जो थी पावरोटी, वो काफ़ी अधिक महंगी हो गई। जब इतिहासकारों ने इन घटनाओं को जोड़ा तो उन्हें जानकारी हुई कि ये कोई एक अचानक से होने वाली क्रिया नहीं थी, ये फ्रांसीसी क्रांति का एक स्टेप था, एक पहला चरण था, जिसमें कि अंत हुआ फ्रांस के सम्राट को फांसी देने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बास्तील के किले को किस प्रकार से ध्वंस किया गया, इसकी उम्मीद भी पहले नहीं थी कि ऐसा किया जा सकता है। बास्तील के किले के ध्वंस करने का कारण जो प्रमुख ये रहा, लोगों को ये लगता था कि प्रमुख घृणा का केंद्र एक यही है क्योंकि सम्राट यहाँ पे रहा करते थे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति हुई और अंत में फ्रांस के सम्राट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
इस क्रांति के पीछे अगर किसी ने प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाई है तो वो था इनका सामाजिक वर्गीकरण। सामाजिक वर्गीकरण को देखा जाए तो इनके 3 समाज थे, 3 स्टेट में ये बटा हुआ था। पहला प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आया करते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे और तीसरे स्टेट को 3 भागों में और हम बांट सकते हैं। पहला जो है उसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी और वकील आदि आया करते थे। दूसरे में किसान और कारीगर आते थे और तीसरे में छोटे किसान, भूमिहर और मजदूर और नौकर आते थे। अगर हम बात करें 100 में से तो 100 में से लगभग 97% लोग यहाँ से आते थे तृतीय स्टेट से और केवल 3% ही लोग थे जो कि प्रथम और द्वितीय वर्ग से आया करते थे। लेकिन बात ये थी कि मेजोरिटी तो थर्ड स्टेट की थी, लेकिन इनका जो एक सामाजिक वर्गीकरण के बाद इनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वो काफ़ी गलत था। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की अगर हम पड़ताल करें तो उसमें पता ये चलता है कि सबसे पहली बात है फ्रांस के सरकार का कर्ज में डूबना। काफ़ी अधिक कर्ज में डूबा हुआ था। 13 अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में इसे 2 अरब लिवरे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। आप फिगर में भी देख सकते हैं नए शब्द में लिवरे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। तो उस पे फ्रांस पे कम से कम 2 अरब लिवरे का कर्ज था। इसके बाद भी 10 अरब लिवरे का कर्ज अतिरिक्त फ्रांस की सरकार के ऊपर आ गया था। और फ्रांस की सरकार ने क्या किया कि उस समय तत्कालीन सरकार जो कि लुई 16वें की सरकार हुआ करती थी, उसने तृतीय स्टेट पर ही ज़्यादा जोर दे दिया। तृतीय स्टेट के ऊपर पूरे कर्ज का भार दिया। तृतीय स्टेट को 2-3 तरह के कर्ज चुकाने पड़ते थे। एक तो जो वो सरकार को चुकाया करती थी, दूसरा वो जो कि ये प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को चुकाया करती थी। मतलब कर्ज का पूरा बर्डन जो था अर्थव्यवस्था का वो सारा इसी तृतीय स्टेट के ऊपर आ गया था। उनकी उपज उस समय के तत्कालीन कारणों से अधिक हो भी नहीं पा रही थी। कीड़े मकोड़े फसलों को बर्बाद कर चुके थे। अच्छी उपज नहीं होने के बाद भी इन्हें कर देना पड़ता था। आइए कुछ नए शब्दावलियों की ओर चलते हैं। एक आपने भी जाना लिवरे के बारे में और एक है स्टेट। स्टेट में क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी जो कि 3 थी। पहला पादरी वर्ग होता था, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरे में बाकी सारे लोग आया करते थे। पादरी वर्ग क्या है? पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों के समूह को कहा जाता था। एक जो कर वो दिया करते थे पादरी वर्ग को वो था टाइड। टाइड एक कर हुआ करता था जो पादरी वर्ग को दिया जाता था। ये उनके फसल की उपज के 10वें हिस्से के बराबर हुआ करता था और जो सीधे राज्य को कर अदा करते थे उसे टाइल कहा करते थे। तो बात यहाँ पे हो रही है कि अगर आपने तीसरे स्टेट को काफ़ी अधिक भार दे करके बैठा हुआ है, आप ऊपर के वर्गों को भी दिया करते हैं, ऊपर के स्टेट्स को भी कर देंगे और सरकार को भी कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति काफ़ी अधिक दयनीय हो गई थी। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ चल रही थी। इन्हीं कारणों से तृतीय स्टेट के लोगों ने यानी कि तृतीय वर्ग के लोगों ने अपनी समानता, अपनी स्वतंत्रता के लिए बात करनी शुरू कर दी और उन्होंने कल्पना की कि हमें भी विशेष अधिकार प्राप्त हों। एनसीईआरटी लिखता है कि 18वीं सदी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। ये व्यापारी लोग हुआ करते थे और इसमें व्यापारी के अलावा सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी सम्मिलित थे, जिनमें कि पढ़े लिखे लोग भी थे और समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना यानी कि जन्म से विशेषाधिकार तो नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के आधार पर इनको योग्यता भी इनकी होनी चाहिए, ऐसा ये माना करते थे। और यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता, समानता आदि नियमों को या जो विशेष मानवाधिकार नियम जो है इसके बारे में व्याख्या करनी, इसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी थी। एक नज़र डालते हैं हम उन कुछ महत्वपूर्ण तिथियों पर जिन्होंने कि फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1774 में लुई 16वां फ्रांस के राजा बनते हैं और सरकारी खजाना तब तक खाली हो चुका था। प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता चला जा रहा था। 1789 की बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स जनरल का आह्वान होता है, तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन होता है और बास्तिल पे हमला और साथ में देहात में किसानों का भी विद्रोह होता है। 1791 की बात करें तो सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया जाता है और जो मूलभूत अधिकार मनुष्यों के होने चाहिए, विशेष मानवाधिकार, उनके लिए संविधान को बनाया जाता है।
1792-93 की बात करें तो फ्रांस एक गणराज्य बन जाता है और सिर को काटकर राजा को मार दिया जाता है। साथ ही जैकोबिन्स गणराज्य का पतन होता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन शुरू हो जाता है। 1804 की बात करें 1804 की तो उस समय में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर उसका कब्जा हो जाता है। 1815 की बात करें तो वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें जानने की आवश्यकता है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। जब फ्रांस का आंदोलन हो रहा था यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी तो उस समय में नेशनल असेंबली संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया था। हालांकि मुख्य खाद्य सामग्री जो पावरोटी थी वो आसमान छू रही थी, उसका रेट आसमान छू रहा था और इसका फायदा मुनाफाखोर जमाखोर भी उठा रहे थे। इससे बेकरी की दुकान पर गुस्साई औरतों ने हमला बोल दिया और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दिया, जिसके चलते कि 14 जुलाई को क्रुद्ध भीड़ ने बास्तील पर धावा बोल दिया और बास्तील के किले को नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव जाकर के यह अफवाह फैला दी गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैत और लुटेरों को बुलाया है जो उनकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। जब ग्रामीण लोगों ने इसे सुना तो वो भी अपने हाथों में कुदाल बेलचा लेकर के और ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, अन्न भंडारों को लूट लिया और कुलीन जो कि बड़ी संख्या में थे अपनी जागीरों को छोड़ करके पड़ोसी देशों में पड़ोसी राज्यों में जाकर के शरण ले ली। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रजा की शक्ति का अनुमान करने के बाद लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर पे, कर्तव्यों पे और बंधन वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन करने का आदेश भी दे दिया। पादरी वर्ग के लोगों को विवश होकर के अपना अधिकार छोड़ना पड़ा और धार्मिक कर की समाप्ति कर ली गई, जिससे कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति अचानक से सरकार के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली की स्वीकृति के बाद 1791 में कानून बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें कि नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। हालांकि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुष जो कि सक्रिय नागरिक हों जिन्हें मत देने का अधिकार है उसके लिए दर्जा दिया गया था और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो कर चुकाते थे। ऐसे लोग ही चुनाव में अपना वोट दे सकते थे। यहाँ पर महिलाओं को और कुछ पुरुषों को अधिकार नहीं दिए गए थे। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना बहुत ही जरूरी था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि इसमें एक न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका का गठन किया गया था। इसमें वैसे लोग जिन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं था लगभग 30 लाख लोग थे। 25 से कम उम्र के लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। जो सक्रिय थे ये कम से कम 2.8 करोड़ की जनसंख्या के लगभग 40 लाख लोग थे और वो वोट दे करके निर्वाचक को चुनते थे, जिसमें 50,000 पुरुष हुआ करते थे। ये वोट दे करके 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के रूप में चुनते थे और इनका कंट्रोल, इनके लिए मंत्री भी हुआ करते थे। इनका कंट्रोल कार्यपालिका के ऊपर हुआ करता था, वो सम्राट के रूप में होते थे और एक न्यायपालिका जो कि वोट से ही न्यायाधीश बनता था। इस प्रकार से नेशनल असेंबली में संविधान बनाए गए और इसके लिए पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र एक बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था। इसमें जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून की बराबरी के अधिकार जो कि नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। घोषणा पत्र के अनुसार आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक और अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है और ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण का प्रतिरोध। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति इसका अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास होगा।
कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रियाओं के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेवारी भी खुद उसी की होगी। सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्च चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य होगा। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन और अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा यानी संविधान द्वारा नियमों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से नेशनल असेंबली ने संविधान बना करके पुरुषों और उनके अधिकारों के लिए घोषणा पत्र जारी की और इसमें आपने जैसा देखा कि महिलाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। तो क्या महिलाएं इससे असंतुष्ट हुई, इसको देखते आगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कुछ राजनीतिक प्रतीक के मायने क्या थे। आप देख रहे सामने एक टूटी हुई जंजीर है, बीड़ी खुली हुई है। ये स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करता था। छड़ों का बर्छीदार गट्ठा जो इस बात का प्रतीक था कि संगठन में शक्ति है। अकेले छड़ को तोड़ना आसान है, लेकिन उसके गट्ठे को तोड़ना मुश्किल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख जो कि सर्वदर्शी और ज्ञान का प्रतीक था। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक हुआ करता था। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप ये समानता का प्रतीक था जिसका कोई ओर या छोर नहीं। लाल फ्राइजियन टोपी जो कि दासों के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें पहनाई जाती थी। नीला सफ़ेद लाल फ्रांस का राष्ट्रीय रंग हुआ करता था। डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप थी और विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सभी बराबर हैं। ये कुछ राजनीतिक चिन्ह, राजनीतिक प्रतीक हैं जिनको कि जानने की आवश्यकता है। नेशनल असेंबली में संविधान पारित होने के बाद यहाँ पे एक और बात सामने आई कि वैसे कुछ लोग हैं जो कि गणतंत्र के लिए शत्रु हैं, जैसे कि कुलीन वर्ग, पादरी, अन्य राजनीतिक दल और उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी के सदस्य। तो इन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा इन पर मुकदमा भी चलाया गया। यदि न्यायालय में उन्हें दोषी पाया जाता तो गिलोटीन पर चढ़ा करके इनके सिर कलम कर दिए जाते थे। ये गिलोटीन दो खंभों के बीच लटकते हुए एक मशीन थी जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था और इसके आविष्कारक खुद डॉक्टर गिलोटीन थे, जिसके चलते इसका नाम गिलोटीन मशीन पड़ा था। रॉबेस्पियर ने कानून बनाई और मजदूरी तथा कीमतों की अधिकतम सीमा को तय कर दी। गोश्त और पावरोटी की राशनिंग को भी तय कर दिया गया। अनाजों को शहर में ले जाकर सरकार द्वारा उचित कीमत पर या तय कीमत पर बेचने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे पर उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई और एक रोटी जिसे समता रोटी का नाम दिया उसे खाना अनिवार्य कर दिया गया। इस नीति को रॉबेस्पियर ने इतनी सख्ती से लागू किया जिससे कि समर्थक त्राही त्राही करना शुरू कर दिए और अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे खुद गिलोटीन पे चढ़ा दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो नेशनल असेंबली में संविधान बनाया गया उसमें पुरुषों को यह अधिकार प्राप्त हुआ, सिर्फ महिलाओं को उससे दरकिनार कर दिया गया, दूर कर दिया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, जिसके चलते महिलाओं की भी क्रांति हुई और महिलाएं वर्साय की ओर कूच की और एक क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज जो 1784 से 1793 का इनका जीवन रहा है वो सामने आती हैं। ओलंप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप द गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की और नेशनल कन्वेंशन का देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया गया। उसके तुरंत बाद फांसी पर लटका दिया गया।
ओलंप द गूज ने कुछ मूलभूत अधिकार बताए थे जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका ये कहना था कि औरतें जन्मना स्वतंत्र हैं और अधिकारों में पुरुष के समान भी हैं। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना था, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुष और महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक को या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होने का अधिकार भी देना चाहिए। वे अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से अधिकार पाने की अधिकारी हैं, जिनका कि सम्मान और सार्वजनिक पद भी दिया जाए। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तारी और नज़रबंद की जा सकती है और पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। और ओलंप द गूज को देशद्रोह की दोषी करार करते हुए उन्हें सजा दी गई। जैकोबिन शासन का एक क्रांतिकारी सामाजिक अगर सुधार देखें तो दास प्रथा का उन्मूलन रहा था। वैसे लोग जो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसे वस्तुओं की आपूर्ति करता थे, वो अपने पास दासों को रखा करते थे। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार चला करता था। दास व्यापार के बारे में बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी से ही शुरू हुआ था और यहाँ जितने सौदागर हुआ करते थे, बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका के तट पर जहाज ले आते थे और स्थानीय सरदारों से दास वहीं से खरीद कर लेकर के आया करते थे और उनको दाग कर एवं हथकड़ियाँ डाल करके अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी यात्रा में समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था और बागान मालिकों को ला करके बेच दिया जाता था। और यही कारण था कि बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण समृद्ध नगर बन गए थे। जैकोबिन शासन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। आइए देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति से रोजाना की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या लोगों के पहनावे, बोलचाल या उनकी पढ़ी जाने वाली पुस्तकें बदल गईं? क्या 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस में पुरुष, महिला और बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुए? क्या उस कानून का स्वतंत्रता और समानता जैसे कुछ आदर्शों में फ़ायदा मिल पाया? बास्टिल के विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वो था सेंसरशिप की समाप्ति। इसमें तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि किताब, अखबार और नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों के पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। ये पहले था, लेकिन घोषणा पत्र जब हुए, घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस में अखबार, पर्चे, पुस्तक आदि छपने शुरू हो गए और तस्वीरों की लगभग बाढ़ सी आ गई जो तेजी से गांव देहात तक फैलते नजर आए। फ्रांस में जितनी घटनाएं घट रही थी उन सबका ब्यौरा और उन टिप्पणियों को गांव तक लोगों को पहुंचाया जाने लगा। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिसका मतलब यह था कि किसी भी घटना के परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे और स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का लोगों को मौका मिल पाया। अब बात आती है नेपोलियन बोनापार्ट की। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी, नए साम्राज्य बनाए और उसका बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना करता था और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई थी। बहुत से लोगों को तो नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था, लेकिन कई लोग ये सोचते थे कि उनकी स्वतंत्रता में दखल की जा रही है। 1815 में वाटरलू में इसकी हार हुई थी। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के बाद भी दिखा। तो ये थी वो बातें जो कि एनसीईआरटी के बुक में दी गई हैं। अब इनका एक शॉर्ट नोट हमने निकाला है, आप उन शॉर्ट नोट्स को भी देख लें। इन शॉर्ट नोट से आपको एग्जाम्स में काफ़ी अधिक सहायता मिलेगी। स्मरणीय तथ्यों के रूप में इसे लिखा गया है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में हुई।
लोगों ने बास्टिल के किले के जेल को तोड़ डाला, जो कि लोगों की घृणा का केंद्र भी था। फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। इसके पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी साम्राज्य 3 भागों में बटा हुआ था। लुई 16वें के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित किया। राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा किया करते थे और जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा और जैकोबिन क्लब का ही नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, जो कि बाद में राजा बना। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य सम्राट की शक्तियों पर अंकुश भी लगाना था। 21 जनवरी 1793 को अदालत ने लुई 16वें को फांसी की सजा दे दी। 1793 से 1794 को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया और अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार देते हुए गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोला। नेपोलियन ने 1804 में 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया और 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए पाठ्य सामग्री के रूप में लाई गई है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।